हे फोक्स, आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक सेटअप करेंगे लिनक्स का, जिसमें हम 2 तरीके के सेटअप करेंगे। सबसे पहले जो सेटअप होगा वो वर्चुअल मशीन्स का होगा, जिसमें हम एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, एक आईएसओ इमेज लाएँगे और उसमें उसको डिप्लॉय करेंगे। और जो एक सेकंड सेटअप होगा वो हमारा क्लाउड एनवायरनमेंट में होगा, जिसमें हम आज के वीडियो में एडब्ल्यूएस यूज़ कर रहे हैं कि हम एडब्ल्यूएस में सेटअप करके देखेंगे कि वीएम कैसे बनते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है इन दोनों सेटअप करने का वो यही है कि हमें देखना है क्या की डिफरेंसेस होते हैं जबकि हम एक वर्चुअल मशीन्स को अपने लोकल पे इंस्टॉल करके उसमें कोई वीएम बनाते हैं, और जब हम कोई क्लाउड से किसी सर्वर को एज अ रेंटेड पे लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इन दोनों को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल बेसिस में करेंगे। ओके, तो लिनक्स वर्चुअल मशीन को अपने लोकल में इंस्टॉल करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सबसे पहले करने होंगे। जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर वर्कस्टेशन डाउनलोड करना होगा। बेसिकली जो ये वर्चुअल मशीन्स होती हैं, ये आपके जो पीसी का ओएस है उससे अलग चलती हैं। तो इसको चलने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि ये ऐप्स प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो इनके अलावा और भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ओपन सोर्स हैं और ये बहुत ही अच्छे चलते हैं, जिस वजह से मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हें यूज़ करें। हम इस सीरीज़ में लिनक्स का ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो क्यूबरनेटिस होता है उसमें लिनक्स बहुत अच्छे से चलती है और सीएलआई पे ही क्यूबरनेटिस बेस्ड है, जिस वजह से लिनक्स यूज़ करने में हमें उसमें फैमिलियरिटी भी आएगी, जिस वजह से हम इस पूरी सीरीज़ में लिनक्स ही यूज़ करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स में लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं आईएसओ इमेज की फ़ाइल की मदद से। उसके बाद हम उसमें कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे, ये भी हम देखेंगे। और मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में अभी आगे बताऊँगा कि आपको कितनी रैम देनी है एज़ पर योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कितने सीपीयूज़ देने हैं और कौन-सी स्टोरेज देनी है। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को माउंट करेंगे अपने लिनक्स में और उसे इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको सारे स्टेप्स लाइव इसी में वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा कि कैसे आपको उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, कौन-सी इमेज लेनी है, कौन-सी नेटवर्क प्लगइन्स लगानी है, ये सब इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के बाद हम उसे अपडेट करके भी देखेंगे कि क्या वो अपडेट हो पा रहा है या नहीं, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसकी नेटवर्किंग को हम लोग कैसे सेटअप करेंगे। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड थिंग होती है, वो ये होती है कि वीएम्स में हम नेटवर्क को कैसे सेटअप करें। तो इसको भी हम आज ज़रूर देखेंगे कि हम कैसे नेटवर्क सेटअप करते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली एक नेट ब्रिज नेटवर्क मोड लगाना पड़ेगा और एक स्टैटिक और डायनेमिक आईपी सेटिंग्स को इनेबल करना होगा। ये सब जब आप वर्चुअल बॉक्स के सेटिंग्स में जाएँगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी आप चिंता मत करिए, अभी मैं उसको आपको लाइव भी दिखाऊँगा। उसके बाद हम पिंग करके देखेंगे सीएलआई पे या सीएमडी पे कि वो रन कैसे करता है, और फिर ओपन एसएसएच से मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे वर्चुअल मशीन जो कि मेरे वर्चुअल बॉक्स के अंदर चल रही है और मैं उसे उसे अपने लोकल विंडोज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जैसे कि वर्चुअल बॉक्स कहाँ से इंस्टॉल करना है, उबुंटू की आईएसओ फाइल कहाँ से आएगी, ये सब मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। तो आप ईज़िली यहाँ से सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो वीएम बनाने से पहले आपको सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। आप वर्चुअल बॉक्स के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, जो कि ये है, बाकी मैंने आपको लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं। इस ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको विंडो प्लेटफ़ॉर्म पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। जैसे कि मेरा जो विंडोज़ है, तो मैं उसके लिए विंडोज़ फाइल इंस्टॉल करूँगा, ओके? तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो विंडोज़ फाइल है वो इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है फिर मैं आपको इसके आगे के स्टेप्स दिखाता हूँ, ओके? तो ये इंस्टॉल हो गई है बस। ओके, ये इंस्टॉल हो गई है। अब आप इसे ओपन करिए। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आपसे माँगेगा, तो आप इसे येस कर दें, ठीक है? इसके येस होने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा ओरेकल का, तो आप इसे नेक्स्ट कर दें। इस एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपसे पूछ रहा है कि जो वर्चुअल एप्लीकेशंस हैं, यूएसबी सपोर्ट है और जो हमने थ्योरी में अभी डिस्कस किया है नेटवर्किंग के बारे में, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से इंस्टॉल करना चाहता है, तो आप इसे अलाउ कर दें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसे किस लोकेशन में डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्चुअल बॉक्स होता है, उसको जिस भी आप फ़ोल्डर में डाउनलोड करें, वो मिनिमम टू मिनिमम उसमें 30 टू 35 जीबी स्टोरेज खाली होनी चाहिए। सपोज़ करें अगर मैं आपको अपने पीसी का फ़ाइल सिस्टम दिखाऊँ, तो मेरे पे 2 ड्राइव्स हैं, सी और एक डी। जब मेरे सी में 30 जीबी से ज़्यादा की स्टोरेज खाली है, तो इसके लिए मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट सी में ही इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि उसमें मेरी 30 जीबी ज़्यादा इनेबल है। मैं अब नेक्स्ट करता हूँ।
जो ये वार्निंग्स है मैं इसको अभी इग्नोर करके यस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कुछ डिपेंडेंसीज मिसिंग है बट ठीक है, हमारा ये चल जाएगा, ओके। अब यस करके आप जो भी ये शॉर्टकट्स हैं इन्हें इनेबल रहने दें, या फिर मैं डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहता तो मैं इसके लिए डिसेबल करके इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका इंस्टॉल हो रहा है। ये कुछ फाइल्स को कॉपी करेगा, आपकी रजिस्टर वैल्यूज को डीरजिस्टर करेगा, फिर उनको जो न्यू फाइल्स होंगी उनसे अपडेट करके फिर से रजिस्टर करेगा, उसके बाद इंस्टॉल कर देगा। तो ये देखिए हमारा जो ओरेकल है वो इंस्टॉल हो गया। अब आप इसे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि वो हमारा कहाँ इंस्टॉल हुआ है। जस्ट अ मिनट, ओके ये इंस्टॉल हो चुका है, ये ओपन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखता है वर्चुअल बॉक्स। तो इसके लिए इसमें वीएम बनाने से पहले हम चलिए एक आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं उबुंटू की, क्योंकि हम इसमें जो वीएम बनाने वाले हैं वो उबुंटू का है। तो इसके लिए आप उबुंटू की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, और या तो आप सर्च कर सकते हैं बेसिकली वेब पे उबुंटू डाउनलोड। उसके बाद जो इसकी पहली साइट आएगी जो कि ये डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। उसका जो ये फाइल है एलटीएस, जिसमें आप देख भी सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल में ये बता रहा है आईएसओ इमेज, इसकी जो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली फाइल है इसे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आप इसके डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो प्लीज़ आप पेशेंट रहिएगा कि ये अप्रॉक्स 5.8 जीबी का है। तो जैसे ही डाउनलोड होता है फिर हम देखते हैं आगे के स्टेप्स। ठीक है, तो अब हमारी जो आईओएस इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो हम एक बार मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को और वर्चुअलाइजेशन को इनेबल्ड कर देते हैं। तो चलिए मैं उसके स्टेप्स आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको अपने स्टार्ट बटन को दबाना है, विंडोज़ पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसेसेस पे जाना है और आपको ये चेक करना है कि आपको जो वो वर्चुअलाइजेशन ये इनेबल्ड है। अगर ये इनेबल्ड आपका नहीं है तो आप बायोस पे जाके इसे इनेबल्ड कर सकते हैं। सारे सिस्टम्स में जिसकी एचपी या डेल, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग बायोस के शॉर्टकट्स होते हैं। तो आप नेट पे अपने बायोस के शॉर्टकट के हिसाब से बायोस को ओपन करके इस वर्चुअलाइजेशन को इनेबल्ड कर दिए। इसको इनेबल्ड करने के बाद अब आपको हाइपरवाइजर को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको विंडोज़ दबाना है और उस पे सर्च करना है टर्न ऑन विंडोज़ फीचर ऑन या ऑफ, ओके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे विंडो हाइपरवाइजर प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल मशीन प्लेटफ़ॉर्म और विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको ओपन करके ओपे पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे एक बार रीस्टार्ट करना है। ये रीस्टार्ट होने के बाद हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। तो अब जब हमारा लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जब हम अपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे थे, तो उसमें एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आया था जिसमें लिख के आ रहा था कि सम डिपेंडेंसीज आर मिसिंग्स। तो चलिए पहले उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए सी प्लस प्लस का रीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनेबल होना ज़रूरी है। इसके लिए आप सबसे पहले इस मैं आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपको इस लिंक पे जाना है। उसके बाद आपको इसमें नीचे जाना है और यहाँ पे एक ये फाइल आपको दिखेगी, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल वर्जन। इसमें आपको अपने सिस्टम के हिसाब से ARM64, x86 या x64 को इंस्टॉल करना होगा। तो आप इस लिंक पे बेसिकली ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको इसे ओपन फाइल करना होगा और ये आपका फिर ये इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे ये रिपेयर या अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। पर जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तब ये आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। उसके बाद आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप python.org की ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाके इस पाइथन वर्जन को इंस्टॉल कर दे सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना होगा और इस डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। फिर आपको उसको ओपन फाइल करना होगा और यहाँ से जाके आपको उसको ऐड पाइथन टू .exe टू पाथ करना होगा, कस्टमाइज़ जाना होगा और इन सभी ऑप्शंस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन 3.13 फॉर ऑल यूजर, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो पाइथन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए अब हम Win32 को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना सीएमडी ओपन करना होगा। सीएमडी में ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप कमांड रन करेंगे
पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, उससे आपने जो भी इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कमांड रन करनी होगी पाइथन इंस्टॉल पाइविन32। इसका मतलब होता है विंडोज 32 डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि पिप इंस्टॉल है उसे आप इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करे बिना जो ये फाइल्स होती हैं उसमें एरर्स आते हैं, जिस वजह से आपको इसे इंस्टॉल करना जरूरी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐसा आउटपुट शो होगा। इसका मतलब है अगर ये ग्रीन शो हो रहा है तो इसका मतलब है आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। बट अगर इसमें कोई भी रेड साइन आता है तो आप उसको कॉपी करके स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसके जितने भी सॉल्यूशन है वो अवेलेबल होंगे। तो हमने अब सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए अब अपने वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करते हैं। तो ये है हमारा वर्चुअल बॉक्स का एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको इस वर्चुअल मशीन का नाम देना है। तो सपोज करते हैं मैं इसका नाम उबुंटू देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपको इसे किस फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना है। मैं भी इसे डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में ही अपने जो कि यूज़र्स और आपके यूज़र नेम पे आता है, उस पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो आईएसओ इमेज फ़ाइल डाउनलोड की थी, उसे यहाँ पे लोकेट करना होगा। तो सिंपली उसके लिए आप अदर्स पे क्लिक करें और डाउनलोड सेक्शन में जाके अपनी डॉट आईएसओ उबुंटू फ़ाइल को क्लिक करके ओपन कर लें। जो भी आईएसओ फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट आईएसओ होता है। और आप प्लीज वर्जन भी चेक कर लीजिए कि वो लेटेस्ट वर्जन ही हो। एज पर द टाइम जिसमें ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 24 वर्जन 0.04 लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं इसको क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें टाइप या सब टाइप कुछ नहीं डाला, बट फिर भी इसने ऑटोमेटिकली आईएसओ फाइल की मदद से इसे कॉन्फ़िगर कर लिया और इसने ये समझ लिया कि इसका जो टाइप है वो लिनक्स है और इसका जो सब टाइप है वो उबुंटू है। ये करने के बाद अब आपको अनअटेंडेड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम देना है। तो सपोज करते हैं मैं इसका यूजर नेम अपने नाम पे दे देता हूँ जो कि है हर्षित, ठीक है? इसके बाद आपको इसका पासवर्ड देना है। तो मैं इसका पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है? उसके बाद मैं इसको फिर से रिटाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो ये हमारा पासवर्ड ही सेटअप हो चुका है। उसके अलावा इस होस्ट नेम और डोमेन नेम को आप प्लीज चेंज मत करें, जो ये डिफ़ॉल्ट है वो सही है, ठीक है? इसके बाद अब आपको नीचे हार्डवेयर पे क्लिक करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीएम को सेटअप करने में, क्योंकि जिसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली हार्डवेयर में हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि आपको बेस मेमोरी जिसका मतलब रैम है और कितने प्रोसेसर देने हैं। तो इसके लिए आप बेसिकली सबसे पहले चेक करिए कि आपके सिस्टम में कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सपोज़ करिए आप इसके लिए विंडोज़ पे क्लिक करिए और अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाइए, ठीक है? ओके, इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मैं उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वर्चुअलाइज़ेशन। पहले तो आप इसे चेक कर लीजिए ये इनेबल्ड है कि नहीं? ये इनेबल्ड है, उसके बाद आप मेमोरी पे जाइए, ठीक है? अब आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में 8 जीबी रैम अवेलेबल है और ये एक स्टैंडर्ड होता है या इसे रिकमेंडेड भी आप कह सकते हैं। जितनी भी आपकी रैम अवेलेबल हो उसका हाफ या उससे कम रैम आपको अपने वीएम को देनी चाहिए, क्योंकि आपके वीएम को भी बूट करने के लिए और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक डिस्क और रैम की जरूरत होती है, जिस वजह से मिनिमम टू मिनिमम 50% या उससे कम हमें देना पड़ता है। अगर आप 50% से ज्यादा दे देंगे तो आपको जो एक्चुअल मशीन है ये हैंग होने लग सकता है। बट अगर आप उससे कम देते हैं तो आपका वर्चुअल मशीन हैंग हो सकता है, जिस वजह से एक रिकमेंडेड होता है कि आप उसे 50% दें। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से इसे 4000 एमबी एलोकेट कर देता हूँ, ओके? आप अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसर्स को चेक करने के लिए आपको इसी टैब पे सीपीयूज पे जाना होगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा कोर्स। अब आप इस कोर्स में देख सकते हैं कि मेरे जो लैपटॉप है उसमें 4 कोर सीपीयू अवेलेबल है। इसका भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि जितने में भी आपके कोर्स अवेलेबल हो उसके 50% कोर्स आप इस वीएम को दे दीजिए। तो एज़ पर माय कोर्स मैं इसमें 2 दे देता हूँ। आप अपने मशीन के हिसाब से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके? उसके बाद हम हार्ड डिस्क पे आते हैं। अब मैं हार्ड डिस्क में आपको बताना चाहूँगा कि हार्ड डिस्क आपको मिनिमम आपको 30 जीबी देनी होती है। ऐसा इसलिए है, आप उससे कम भी दे सकते हैं, बट उसमें कम देने से आपको जो मशीन है वो बूट होने में काफ़ी टाइम ले सकता है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका बूटेबल स्टॉप ये हो या बहुत देर लगाए, इस वजह से एक रिकमेंडेड होता है कि आप 30 दें और आप फ़ोल्डर भी चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेफ़रेंसेस। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं जो भी है इसमें डिफ़ॉल्ट ही चलिए देने देता हूँ या मैं इसमें विंडोज़ डी में इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है?
ओके, सेव। मैं यहाँ पे विंडोज़ डी चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डी फ़ोल्डर है वो काफ़ी एम्प्टी है। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें अभी 35 एलोकेट कर रहा हूँ क्योंकि इस डेमो में मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी बूट होने में टाइम लगे, जिस वजह से मैं इसको इतनी सफिशिएंट स्टोरेज दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी परफ़ॉर्म हो सके। आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जब वीएम इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं अभी स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने और ये पावर अप हो रहा है। चलिए पावर अप होता है तब तक कुछ और डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये एक इस टाइप का एरर आता है जिसमें लिख के आता है एंटी क्रिएट फाइल स्लैश वीबॉक स्लैश स्टब इज फेल्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कर्नल है वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि आप इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना होगा। उसके बाद आपको अपने दिस पीसी पे जाना होगा और वहाँ विंडोज सी पे जाना होगा। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स का, आपको उस पर क्लिक करना होगा और वहाँ पे आपको चूज करना होगा ओरेकल एंड देन वहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स को चूज करना होगा। उसके अंदर एक ड्राइवर्स नाम का एक फोल्डर होगा, आपको उसके अंदर जाना होगा और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा वीबॉक्स सब, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी vboxsub.enf ये। तो आप इस पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ओके, फिर ये आपसे प्रिविलेजेस मांगेगा, इसको यस कर दें और फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन आएगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इसको आप ओके कर दें। अब आपको ये एरर्स नहीं आएंगे। अगर आपको ये एरर्स आ रहे हैं तो आप इस सोल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके जो ये एरर्स हैं अब वो नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमारा उबुंटू ओपन हुआ कि नहीं। ओके गाइस, तो अब हमारा जो वीएम है वो बन चुका है, तो चलिए उसे चेकआउट करते हैं। तो ये हमारा जो वीएम है ये ऑन हो चुका है और ये भी कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इन बैकग्राउंड प्रोसेसेस को कंप्लीट होने में काफ़ी समय लेता है, तो आप प्लीज़ पेशेंट रहिएगा। ये बेसिकली आपके जो एक्चुअल ओएस है उससे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उन्हें यहाँ कॉपी कर रहा है। तो चलिए जब तक ये कॉपी हो रहा है मैं आपको उबुंटू के ओएस से फ़ैमिलियर करा दूँ। तो उबुंटू के ओएस में बेसिकली जो ये ऑप्शन होता है ये टैब का ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इसके साइड ऐप्स हैं। अगर आप इसके सारे ऐप्स देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं साइड में उबुंटू का आइकन है, यहाँ से आप इसके सारे ऐप्स देख सकते हैं, ठीक है? और ये हैं हमारे इसके सारे ऐप जहाँ पे हम सिस्टम मॉनिटरिंग, लिब्रिऑफिस व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डॉक्यूमेंट, यूटिलिटीज़ ये सब आप देख सकते हैं। तो सर चलिए सबसे पहले इसका हम टर्मिनल देखते हैं। तो चलिए हम इसके टर्मिनल को ओपन करते हैं और अब ये ओपन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये वर्चुअल मशीन होती है, ये थोड़ी-सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, सो प्लीज़ बी पेशेंट व्हाइल यूजिंग दिस, ठीक है? तो चलिए हम इस टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है? जी, और अगर आपको इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना है तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है? इससे ये इसका जो बैकग्राउंड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो अब चलिए उसको सबसे पहले अपडेट करते हैं। जो अपडेट करने की कमांड है वो है sudo apt अपडेट, ठीक है? तो ये अब हमारा अपडेट हो रहा है। जब भी आप कोई भी उबुंटू या लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले ऑन करें, तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसे अपडेट करें, ओके? तो ये अभी अपडेट हो रहा है। इसको थोड़ा-सा समय लग सकता है क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम अपडेट होता है उसमें वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जितने भी टास्क मैनेजर्स के को ऐप्स हैं उन सभी को ये अपडेट करता है, ठीक है? अभी हमारा अपडेट हो गया है। अब इस टर्मिनल को क्लीन करने के लिए या तो आप क्लियर कमांड लिख के इसे एंटर कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एल भी दबा सकते हैं इसे क्लियर करने के लिए। अब हमने इसको अपडेट कर दिया है, तो चलिए अब इसमें डॉकर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम एक सैंपल कुबरनेटिस ऐप को चला सकें। तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है sudo apt install docker.io एंड स्पेस -y। ये -y हमें अलाउ करता है कि आगे हमें कोई भी अलाउंस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी परमिशंस चाहिए वो आप मुझसे अभी ले लें, ठीक है? इसको करने के बाद आप एंटर पे क्लिक करें, ठीक है? तो अब ये डॉकर को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है? इसके बाद हम चेक करेंगे कि डॉकर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हमारा डॉकर अब इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए पहले उसका वर्जन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी होगी डॉकर -वर्जन।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो वर्जन है वो है 26.1.3। ओके। तो जो डॉकर होता है उसमें हम जो भी कंटेनर्स बनाते हैं, तो कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं, कितने कंटेनर स्टॉप हैं, इसके लिए कमांड होती है। तो चलिए उस कमांड को रन करके देखते हैं। जो कमांड होती है डॉकर पीएस। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली मिनी क्यूब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लोकल में आपको एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाने में हेल्प करता है। आप चाहे तो काइंड भी यूज कर सकते हैं या किसी क्लाउड सर्विस का भी प्रोवाइडर का, जैसे कि EKS या AKS भी यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि मिनी क्यूब एक ओपन सोर्स है और ये फ्री भी होता है, तो हम इस डेमो के लिए यहाँ पे आज मिनी क्यूब देखने वाले हैं कि हम कैसे उसे सेटअप करेंगे और कैसे हम एक क्यूबरनेटिस का पहला क्लस्टर अपने इस लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिनी क्यूब की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने VM में ही फायरफॉक्स से मिनी क्यूब की ऑफिशियल साइट पे खोला है मैंने। ओके। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड्स दिखेंगी, ये इंस्टॉलेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, आर्किटेक्चर x86, रिलीज टाइप स्टेबल और इंस्टॉलर टाइप बाइनरी इंस्टॉलेशन डाउनलोड को करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ टर्मिनल पे इसे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। बस इसमें थोड़े से ये कर्ली ब्रेसेस आ गए हैं, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको एंटर क्लिक करेंगे। ओके, इसमें कर्ल अभी है नहीं, तो पहले इस कर्ल को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा sudo apt install कर्ल। ओके। देन आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, फिर एंटर करेंगे आप। तो ये हमारा जो कर्ल सॉफ्टवेयर है वो अब डाउनलोड हो रहा है। इसको डाउनलोड होने के बाद जो हमारी ऊपर रेपोजिटरी है, जो कि क्यूबरनेटिस की एक रेपोजिटरी है जिसमें मिनी क्यूब इंस्टॉल करने की कमांड्स है, हम उसको वहां से लोकेट करके यहाँ पे उसे इंस्टॉल करेंगे। ओके। तो उस कमांड को दोबारा ना लिखना पड़े, इसके लिए आपके कीबोर्ड में जो अप एरो है आप उसे दबा के वो कमांड फिर से ला सकते हैं। ओके। ये हमारी कमांड आ गई। अब हम इसे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये कमांड यहाँ कर लो रही, तब तक हम लोग सेकेंडरी कमांड को भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारी ये सेकंड कमांड जिसमें हम मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं और इस कर्ल को हम होने देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप प्लीज पेशेंट रहिएगा। जैसे ही हो जाएगा फिर हम सेकंड कमांड को अपने करेंगे। उसके बाद हम kubectl यूटिलिटी को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुबरनेटिस के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कमांड लाइन टूल के साथ ही सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफर होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए। kubectl एक ऐसी यूटिलिटी है जो हमें कुबरनेटिस के कंपोनेंट से कमांड लाइन टूल की मदद से इंटरैक्ट करने में मदद करती है। उसके बाद हम उसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं मिनी क्यूब को, ठीक है। तो ये मैंने मिनी क्यूब की कमांड लिख दी है। इसके बाद आप इसमें एंटर पुश कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं मिनी क्यूब टाइप करके कि मिनी क्यूब इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये एक ऐसा रिजल्ट दिख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मिनी क्यूब इंस्टॉल हो चुका है। हम फिर से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम kubectl यूटिलिटी को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप kubectl के ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं, चाहे तो आप मेरे गिटहब पे भी जा सकते हैं, जो कि है github.com/harshitsahu2311। वहाँ पे भी आपको kubectl की एक रेपो मिल जाएगी जहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये, ओह सॉरी, ये यहाँ ये गलत पेस्ट हो गई है। ओके, अब मैं फिर से गिटहब पे जाता हूँ और मैं इसे ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये है sudo snap। स्नैप एक यूटिलिटी है जो kubectl क्लास को इंस्टॉल करेगी, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। पहले ये कुछ प्री रिक्विजिट को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद ये कोर 20 को इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो kubectl है उसको फुल्ली तरीके से इंस्टॉल कर लेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जैसे कि ये kubectl को इंस्टॉल कर ले। ठीक है। तो हमारा जो kubectl है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड कमांड क्या है। सेकंड कमांड हम चेक करते हैं कि kubectl का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा वीएम्स थोड़े स्लो चलते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि अब आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो शेयर्ड हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सपोज़ करें मेरे लैपटॉप में भी 8 जीबी रैम थी, जो कि मेरा मेन होस्ट अभी यूज़ कर रहा था। बट अब हमने इसे 4 जीबी रैम दी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 4 जीबी रैम में जिस हिसाब से परफ़ॉर्मेंस देगा, तो उस हिसाब से इस अभी इस ठीक है। बट फिर भी अगर आप इससे कम देते हैं, तो ये और भी लैग हो सकता है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप 50% रैम तो उसे दे ही दें, ठीक है? तो ये हमारा क्यूबसीटीएल अब इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब नोट्स को बनाते हैं। तो नोट्स को बनाने के लिए जो मिनी क्यूब की कमांड होती है वो होती है मिनी क्यूब स्टार्ट। बट क्योंकि मैं इसमें 3 नोट्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें एक आगे कमांड्स और ऐड करूँगा हाइफन हाइफन नोड 3 और मैं इसको नेम दूँगा जिसको हम प्रोफाइल भी कहते हैं जिसके लिए हम हाइफन पी टैग का यूज़ करते हैं। उसका नाम हम देंगे क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है? ये हमने कमांड लिख दिया। अब हम इसको प्रेस करने के बाद एंटर करेंगे। ओके, मिनी क्यूब स्टार्ट इज़ नॉट फाउंड। रुकिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी पिछली कमांड जो हमने रन की थी, उसमें एक एरर आ गया था जिस वजह से वो रन नहीं हो रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें कौन-सा एरर था। जब हम पिछली बार यूज़ कर रहे थे तो हम उसमें टाइप कर रहे थे मिनी क्यूब स्टार्ट नोड हाइफन हाइफन नोड सॉरी 2 हाइफन पी कुबरनेटिस क्लस्टर। ओके? बट जब आप एक से ज़्यादा नोड लेते हैं तो उसमें नोड्स लिखना होता है। तो इसलिए हम यहाँ एस लगाएँगे और हम यहाँ 3 चूज़ करके अब इसे एंटर करेंगे। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहले क्या-क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे मिनी क्यूब अपने उबुंटू से पहले वीबॉक्स के बारे में पूछेगा कि क्या आपके पास वो एनवायरनमेंट है जिससे हम कुबरनेटिस क्लस्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये कंटेनर रन टाइम के लिए डॉकर को चूज़ करेगा। जैसा कि आपने देखा ही था कि हमने डॉकर यूज़ किया है। आप चाहें तो कंटेनर डी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉकर ड्राइवर को रूट प्रिविलेजेस के साथ यूज़ करेगा ताकि हम उसे चेक कर सकें कि उसके पास कंटेनर क्रिएशन करने के लिए प्रिविलेजेस हैं कि नहीं। उसके बाद ये भी प्राइमरी कंट्रोल प्लेन को इंस्टॉल कर रहा है। तो जैसे ही इंस्टॉल करता है उसके बाद हम आगे के देखते हैं। ओके गाइस, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो क्लस्टर है वो बन चुका है, ठीक है? तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो मिनी क्यूब से हमने कमांड स्टार्ट की थी, वो अब यहाँ पे एंड हो चुकी है, जिसमें हमारे 3 नोड्स बन चुके हैं। सबसे पहला ये हमारा कंट्रोल प्लेन नोड बना है। जो सेकेंडरी है वो हमारा सेकंड वर्कर नोड है जो कि इस नाम से टैग हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो थर्ड है वो हमारा क्यूबरनेटिस नोड 3 है जो कि ये बना है, ठीक है? तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे कितने नोड्स बने तो उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हैं kubectl गेट नोड्स। ओके, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें साफ-साफ शो हो रहा है कि हमारे 3 नोड्स बन चुके हैं। जो हम कुबरनेटिस वर्ज़न इसमें यूज़ कर रहे हैं वो 1.32 ओके, इन तीनों के लिए। ये हमारा मास्टर नोड है और ये 2 वर्कर नोड्स हैं, ठीक है? तो चलिए अब एक सैंपल एप्लीकेशन को इसमें डिप्लॉय करके देखते हैं। तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद हम उस डिप्लॉयमेंट का नाम देंगे टेस्ट, जिसमें हम इमेज यूज़ करेंगे nginx की, ठीक है? चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है क्योंकि वीएम है, उसमें थोड़ा समय लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या एरर है। ओके सॉरी, मैं kubectl में एल लगाना भूल गया। kubectl, ठीक है? ठीक है, हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है। अगर उसे हमें चेक करना है तो हम लिखेंगे kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी जो टेस्ट डिप्लॉयमेंट है वो भी क्रिएट हो रही है, अभी वो रनिंग स्टेट पे नहीं है। तो उसके लिए हम उसके पॉड्स को चेक करेंगे। तो kubectl गेट पॉड करके हम देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट पे है, तो हम इसके आगे एक वॉच लगा देते हैं ताकि जब ये बन जाए तो हमें पता चल जाए, ठीक है? तो इसके लिए आपको -w आगे लिखना होता है, जिसका मतलब होता है हम इसे वॉच कर रहे हैं कि ये कब क्रिएट हो जाए तो हम इसे एक्सेस कर सकें। ओके, ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो पॉड है वो अब रनिंग हो चुका है। तो आप अब इसे कंट्रोल सी करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। फिर आप इस स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए और एक बार आप फिर चेक करिए kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ये रेडी 1 ऑन 1 स्टेट पे है। मतलब हमारे रिक्वायर्ड 1 थे और ये जो हमारी एक्चुअल स्टेट है वो भी 1 है। तो अब चलिए इसको एक्सपोज़ करते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे kubectl expose
डिप्लॉयमेंट, हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम टेस्ट, उसका जो टाइप होगा वो नोड पोर्ट। आप चिंता मत करिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में ये सब डिस्कस करेंगे कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सर्विस क्या होते हैं, कैसे हम उसे एक्सपोज करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। बस हम इसके लिए, इस डेमो के लिए, एक सैम्पल एप्लीकेशन के लिए हम ये बस एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें हाइफन हाइफन पोर्ट 80, अब इसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। ओके, तो हमारी सर्विस भी बन चुकी है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, kubectl गेट सर्विस से। ओके, देख सकते हैं हमारी सर्विस भी रेडी है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये भी एक्सटर्नल आईपी पे जा रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, तो सबसे पहले हम अपने उबुंटू में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या लोकल होस्ट पे कोलोनेटी पे हमारा nginx चल रहा है या नहीं। उसके लिए हम लोकल होस्ट कोलोनेटी, मैं आपको बताना चाहूँगा आप चाहे तो कोलोनेटी लिखें या ना लिखें, बट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ लोकल होस्ट लिखने पे वो कोलन 80 पे ही राउट करेगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। पर आप देख सकते हैं इसमें हम कोई भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अनेबल टू कनेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि इसकी अभी कोई भी एक्सटर्नल आईपी आई नहीं है। इसके लिए हमें इसका जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस, हमारी सर्विस का नाम है टेस्ट। ओके, उसके बाद उसका जो पोर्ट है वो है 80 और हम इसको राउट कराना चाहते हैं पोर्ट 3000 पे। ठीक है, और इसके बीच में कोलन। उसके बाद आपको किस एड्रेस पे कराना है, तो हम इसको इंटरनेट पे किसी भी एड्रेस पे कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए हमें 4 बार ज़ीरोज़ लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट कोलन 3000 पे हमारी जो ये सर्विस है जो कि nginx की है वो हमें दिखेगी। चलिए वेब ब्राउज़र पे चल के देखते हैं। तो एक नया टैब ओपन करिए, उसमें टाइप कीजिए लोकल होस्ट कोलन 3000। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख सकते हैं हमारा जो nginx पेज है वो अवेलेबल हो गया है और हमने इसे इस टर्मिनल से बनाया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारा सेटअप हमें क्लाउड में करने में कितना टाइम लगता है और उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम जब ने वीएम पे अपने वर्चुअल मशीन को सेटअप करना सीख लिया है, उस पे कैसे क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करना है, kubectl इंस्टॉल करना है, हम ये सब देख चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसको हम क्लाउड में सेटअप कर सकते हैं और क्लाउड में सेटअप करना ये आसान है या मुश्किल। ठीक है, तो चलिए इसके लिए समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको अगर इसको क्लाउड पे सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करना होगा। सपोज़ करिए मैं इस एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एडब्ल्यूएस चूज़ करता हूँ, तो मैं एडब्ल्यूएस पे एक अकाउंट बनाऊँगा सबसे पहले। ओके, उस अकाउंट को बनाने के बाद मैं उसके सर्विसेज पे जाऊँगा। ठीक है, उस सर्विसेज पे जाने के बाद मैं वहाँ पे उस सर्विस में वो चुनूँगा जहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन्स का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडब्ल्यूएस में वर्चुअल मशीन का जो ऑप्शन होता है उसको हम EC2 के नाम से जानते हैं, जिसको हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी कहते हैं। तो वहाँ पे हमें उसे चूज़ करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ डालनी होगी वो होगा उसका नेम। तो हमें वहाँ पे उस सर्वर का नेम डालना होगा। ओके, उसके बाद हमें उसकी इमेज फाइल चूज़ करनी होगी। बेसिकली कौन से ओएस पे हम उसे चलाना चाहते हैं, हमें उसे ये चूज़ करना होगा। तो हम उसके लिए फिर उसका ओएस चुनेंगे। उसके बाद हमें उसके लिए इंस्टांस टाइप चूज़ करनी होगी। बेसिकली कि इंस्टांस टाइप का मतलब होता है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है उसमें कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें कितने सीपीयू कोर्स होने चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए। तो ये सब हम इंस्टांस टाइप में चूज़ करते हैं। तो सपोज़ करिए अगर मैं एक जनरल पर्पस लेना चाहूँ तो मैं T2 डॉट मीडियम एक लूँगा इंस्टांस टाइप। ये एक जनरल पर्पस इंस्टांस होता है जो कि आपकी जनरल वर्क पर्पस के काम में वर्क करता है। उसके बाद नेटवर्किंग के अंदर हमें वीपीसीस मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कौन सा नेटवर्क चूज़ करना है, हम इसे चूज़ करना करेंगे। चिंता मत करिए, अगर आप अभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी जब अपनी स्क्रीन में इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें चूज़ करना होगा कि हमें इसकी स्टोरेज क्या लेनी है। बेसिकली एडब्ल्यूएस में आप फ्री टियर अकाउंट में 30 जीबी ऑफ स्टोरेज ले सकते हैं। आप 30 जीबी तक से या उससे कम भी ले सकते हैं। तो सपोज करिए मैं इस एग्जांपल में 30 जीबी ही लेके चलूंगा। तो 30 जीबी हम इसमें स्टोरेज लेंगे और इसके बीच में हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉन्फ़िगर करना होगा। बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप वो होता है जो भी इनबाउंड रूल्स या नेटवर्क कहाँ से आना है, ये सब हम इस सिक्योरिटी ग्रुप में मेंशन करते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें पोर्ट 22 जो कि एसएसएच के लिए होता है, इसे इनेबल्ड करना होगा। इसे इनेबल्ड करने के बाद
हमारा जो इंस्टांस है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम उसका एक टैग देंगे। टैग बेसिकली कि उसका नेम जो कि हम किसी और से भी उसको बुला सकते हैं। उसके बाद उसकी नंबर ऑफ इमेजेस चूज करने के बाद हम इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक प्रोसेस छोटा सा एक क्लाउड में बनाने का। अब जब हमने एक EC2 का इंस्टांस अपने में प्रोविजन कर लिया है, तो अब हमारे स्टेप्स आगे आते हैं कि हम उसमें मिनी क्यूब यानी कि एक क्यूबरनेटिस का लोकल पे चलाने के लिए हम क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें kubectl जो कि कमांड लाइन टूल आर्गुमेंट होता है कुबरनेटिस को मैनेज करने के लिए, वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके हमारे स्टेप्स ऐसे रहेंगे कि हम सबसे पहले kubectl इंस्टॉल करेंगे ताकि हम kubectl कमांड लाइन को इनेबल कर सकें। उसके बाद हम एक मिनी क्यूब क्लस्टर बनाएंगे। हम इस मिनी क्यूब क्लस्टर में बेसिकली एक कंट्रोल प्लेन और 2 वर्कर नोड्स इन्हें सेटअप करेंगे। इन्हें सेटअप करने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इसे स्टार्ट करने का मतलब होता है कि वर्कर नोड्स को अलाउ करना कि वो kubectl एपीआई के साथ कॉन्फ़िगर हो सकें, उसके CNI प्लगइन्स इनेबल हो सकें और वो होस्ट के साथ डिपेंडेंसीज को शेयर कर सके। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे kubectl गेट नोड्स की मदद से कि वो इनेबल्ड हुआ है कि नहीं। इसके बाद हम एक टेस्ट एप्लीकेशंस इसमें डिप्लॉय करके देखेंगे कि ये चेक कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे मिनी क्यूब डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक क्लाउड पे EC2 सेटअप करके हम क्लाउड इन्वायरमेंट में अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको EC2 पे जाना होगा अपने AWS अकाउंट पे। उसके बाद आपको इंस्टांसेस पे जाना होगा और यहाँ पे एक लॉन्च इंस्टांस करना होगा, ओके। यहाँ पे आपको इसका नाम देना होगा, तो मैं इसका नाम क्यूबरनेटिस देता हूँ, ठीक है। ओके, क्यूबरनेटिस। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका जो नाम है वो क्यूबरनेटिस दिया है। उसके बाद जब हमें इसकी इमेज लेनी है वो है उबुंटू, क्योंकि ये उबुंटू बहुत ही फ़ैमिलियर होता है। इस वजह से आप अगर बिगिनर है तो आप प्लीज़ उबुंटू पे ही ट्राई करें। ये आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली होगा और आप इसमें काफ़ी अच्छे से समझ भी पाएँगे। उसके बाद आपको इसमें इंस्टांस टाइप आप T2 माइक्रो लें, क्योंकि एक फ्री टियर होता है जिसकी वजह से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर मैं इस डेमो के लिए T2 मीडियम ले रहा हूँ। इसमें आपका बिल आ सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप T2 मीडियम ही लें, सॉरी T2 माइक्रो। उसके बाद आप एक की पेयर बना लें और एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लें जिसमें हम ये सारे पोर्ट्स अलाउ कर देंगे, SSH, HTTPS एंड HTTP, ओके। उसके बाद हम इसे 10 GB की एक स्टोरेज देंगे और उसके बाद ये सब हम कंफर्म करने के बाद इसे लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा लॉन्च हो रहा है बस, ठीक है, ये हमारा लॉन्च हो चुका है। तो अब हम इंस्टांसेस पे जाके रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी पब्लिक IP है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो लॉन्च हो चुका है। अब आप क्या करें, इसकी पब्लिक IP को कॉपी करें और कोई भी अपने CLI में ओपन कर सकते हैं। इसकी मैं मोबे एक्सटर्म यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको अपने मोबे एक्सटर्म में एक्सेस करता हूँ। उसके लिए आपको मोबे एक्सटर्म के लिए सेशंस पे जाना होगा, SSH पे क्लिक करना होगा, इसकी पब्लिक IP को यहाँ पेस्ट करना होगा और यहाँ पे इसका यूज़र नेम लिखना होगा उबुंटू। उसके बाद आपको अब यहाँ से अपनी पब्लिक IP को यहाँ लोकेट करना पड़ेगा। तो मेरी पब्लिक IP का नाम है मुंबई की, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसको लोकेट करके ओपन कर लेता हूँ और अब यहाँ ओके दबा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा था क्लाउड इन्वायरमेंट में VM बनाने का तरीका। अब आप इससे खुद कंपेयर कर सकते हैं एक VM को जो हमने वर्चुअल बॉक्स में बनाया और ये हमने क्लाउड इन्वायरमेंट बनाया। दोनों को बनाने में हमें बहुत डिफरेंस है टाइम में। एक जगह जहाँ हमने वर्चुअल बॉक्स पे बनाया था उसमें हमें मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर टू 2 आवर्स का टाइम लगा। बट वहीं हमने क्लाउड एनवायरनमेंट में यहाँ पे हमें कुछ मिनट्स के अंदर ही एक सर्वर मिल गया उबुंटू का। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कितना फास्ट होता है। तो जिसकी मान लीजिए मैं इसमें सबसे पहले एक अपडेट कमांड चलाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें सिस्टम को अपडेट किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कुबरनेटिस क्लस्टर बनाने में हमें कितना टाइम लगता है, वो कितना एफिशिएंट होता है और कितना फास्ट चलता है, क्योंकि हमने ये सब एक्सपीरियंस वर्चुअल बॉक्स पे ले चुके हैं कि उसमें कुबरनेटिस क्लस्टर बनाने में और सब कॉन्फ़िगर करने में कितना टाइम लगता है, ओके। इसको अपडेट होने देते हैं, ठीक है, अभी अपडेट हो गया है। अब हम अपने वेब पे जाते हैं और मिनी क्यूब इंस्टॉल करने की कमांड्स ले लेते हैं। तो आपको यहाँ जाना है और सर्च करना है मिनी क्यूब इंस्टॉल, ओके, मिनी क्यूब इंस्टॉल, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी मिनीक्यूब स्टार्ट नाम से, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ लिनक्स चूज करके ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है।
इसको कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने मूव एक्सटर्म में जाना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं kubectl कमांड्स को भी चेकआउट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ लिखना है kubectl इंस्टॉल। ओके, उसका जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी हम उस पर क्लिक करेंगे। ओके, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे kubectl बाइनरी विद कर्ल ऑन लिनक्स पे क्लिक करना है और जो ये कमांड्स है इनको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाके इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आप ऊपर देख पा रहे हैं कि मिनी क्यूब इंस्टॉल हो गया है। अब हम ये kubectl को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसको हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम सेकंड कमांड्स को लाते हैं। ये हमारी सेकंड कमांड है, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली हम जो भी इसके डिपेंडेंसीज हैं उनको कर्ल करके यहाँ पे पुट कर रहे हैं ताकि उसको कोई भी डिपेंडेंसीज फाइट करने में कोई टाइम ना लगे, ठीक है। अब एक बार हम इको करके देख लेते हैं कि kubectl क्या यहाँ पे सही में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर ये इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पे kubectl ओके का एक आउटपुट आएगा। तो हम एंटर करते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे kubectl ओके का एक पॉइंट आउट आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप फाइनल इंस्टॉल करने की कमांड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं kubectl वर्जन हाइफन हाइफन क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसका वर्जन इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पे भी अपने एक मिनी क्यूब क्लस्टर को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपकी कमांड है मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन नोट्स 2 एंड हाइफन पी क्लस्टर। ओके, चलिए अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ इसमें इशू आ रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि आपका कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। बेसिकली आपको मिनी क्यूब स्टार्ट करने से पहले कंटेनर डी या डॉकर का कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। ये काम हमने अपने वीएम में किया था, बट मैं माफ़ करना चाहूँगा, पर हमने इसमें नहीं किया। तो सबसे पहले हम एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा sudo apt install docker.io -y। ओके, अब ये यहाँ पे डॉकर को पहले इंस्टॉल करेगा। ओके, मैं आपको जितने भी एरर्स हैं वो इसी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा ताकि आपको भी अगर इन एरर से एनकाउंटर्ड हो तो आपको भी पता चले कि कौन से अप्रोचेस से आप किस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके करने के बाद हम पहले चेक करेंगे कि क्या हम अपने सारे रनिंग कंटेनर्स को यहाँ शो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम डॉकर पीएस करके एंटर पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये एरर देगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने यूज़र को अपेंड करना होगा एक ग्रुप में जो कि है डॉकर, और जो आपका यूज़र है वो इस वेरिएबल से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डॉकर ग्रुप को रिफ्रेश करना होगा। इस कमांड से ये आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, कुछ इशू आ रहा है। ओके, अब ये चल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डॉकर पीएस करके देखें तो आप देख पा रहे हैं, ओके, इसमें अभी भी एरर आ रहा है यूज़र मोड। ओके, तो मैं एक बार sudo chmod 777 ट्राई करके देख लेता हूँ। docker.sock, ठीक है। अब अगर हम डॉकर पीएस करके देखें, ठीक है, अब ये हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो एक बार हम फिर से अपने मिनी क्यूब कमांड को यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन नोट्स 2। उसके बाद इसकी प्रोफाइल का नाम हम देंगे क्लस्टर, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद ये 3 क्लस्टर्स को पहले बनाएगा, फिर हम उसके बाद इसमें भी एक सैम्पल एप्लीकेशन को चेक करके देखेंगे कि वो यहाँ पे रन कर रही है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो बिल्कुल कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपका जो प्राइमरी है वो कंट्रोल प्लेन है और जो ये सेकेंडरी हमारा ये एक वर्कर नोड है। अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप पहले स्क्रीन क्लियर कर लीजिए। उसके बाद टाइप कीजिए kubectl गेट नोड्स। ओके, जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नेम्स, उनके स्टेटस, उनके रोल, उनकी एज और उनकी वर्जन यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्लस्टर नाम से एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाया था जिसका ये कंट्रोल प्लेन है और ये उसका वर्कर नोड है।
तो चलिए अब हम इसमें एक सैंपल कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, जो कि हमने वीएम्स में भी देखेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा kubectl create डिप्लॉयमेंट, इसका हम नाम टेस्ट देंगे और इमेज हम इसकी nginx देंगे। ओके, तो ये हमने से डिप्लॉयमेंट बना दी। अब हम इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेंगे, मीन्स हम इसको सर्विस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा kubectl expose डिप्लॉयमेंट टेस्ट हाइफन टाइप नोट पोर्ट एंड हाइफन पोर्ट 80। ओके, इसके बाद हम एंटर करेंगे और हम एक बार चेक कर लेते हैं kubectl गेट सर्विस से कि ये सर्विस बनी कि नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं ये सर्विस हमारी बन चुकी है। अब अगर हम इसे वेब एप्लीकेशन में इसे एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। तो उसकी कमांड है kubectl एक्सपोज सर्विस टेस्ट। जिस पोर्ट पे आप इसे करना चाहते हैं वो पोर्ट लिखिए। उसके बाद जो इस पोर्ट पे चल रही है आप वो पोर्ट लिखिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में 0.0.0 मीन्स ये इंटरनेट पे कहीं पर भी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे एंड पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। लेट मी सी व्हाट्स द एरर। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या एरर है। एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ कि kubectl एक्सपोज सर्विस टेस्ट ओके 3000:8080। हम इसके राइट लास्ट का एंड हटा देते हैं। ओके, अब हम इसे एंटर करते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा हम पिछले कमांड में पोर्ट फॉरवर्ड की जगह एक्सपोज यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से हमें वो एरर आ रहा था। तो उसके लिए मैं इसका करेक्ट वे बताता हूँ। आपको लिखना होगा kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, फिर आपको अपनी सर्विस मेंशन करनी होगी यहाँ पे svc, उसका नाम टेस्ट, फिर हमें उसका पोर्ट देखना पड़ेगा 3000 जिस पे हम चाहते हैं और जिस पोर्ट पे वो चल रहा है 80। उसके बाद हमें उसे एड्रेस देना पड़ेगा जो कि हम इंटरनेट पर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल है। पर इससे पहले हमें AWS में इस पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाना होगा। ओके, आप इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट इनबाउंड रूल्स। यहाँ पे आपको 3000 पोर्ट को पहले एंटर करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3000 पोर्ट को एंटर कर देता हूँ और मैं इसे इंटरनेट पे कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाए इसके लिए सेव रूल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा जो पोर्ट है वो इंटरनेट पे भी कहीं पे भी अवेलेबल है। तो अब इंस्टांस पे जाइए, इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी कीजिए और वेब ब्राउजर पे जाके इस पब्लिक आईपी पे :3000 पे चेक कीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो nginx है वो 3000 पोर्ट पे सक्सेसफुली अवेलेबल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस nginx पोर्ट को डिप्लॉय कर दिया है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्लाउड इन्वायरमेंट एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो चलिए अब इस लेक्चर को वाइंड अप किए बिना डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे चलते हैं। तो ये था हमारा एक पूरा हैंड्स ऑन डेमो जिसमें हमने आज देखा कि कैसे हम वीएम्स पे एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं वर्चुअल बॉक्स पे, और कैसे क्लाउड इन्वायरमेंट बनाते हैं। हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे कि दोनों को बनाने में हमें कितना टाइम में डिफरेंस आता है, कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, और कितना हमें दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मिलती हैं। तो मुझे पसंद लगा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब आप लिनक्स को वीएम्स में यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जब भी कोई भी लिनक्स का वर्जन हो, चाहे वो एक वर्चुअल बॉक्स पे हो या एक क्लाउड पे हो, आप उसे सबसे पहले अपडेट ज़रूर करें। उसकी एसएसएच कीज की यूज़ करें पासवर्ड्स की जगह, और उसमें फायरवॉल पे या आप एडब्ल्यूएस अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो भी पोर्ट्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर करें और उनके स्नैपशॉट्स और बैकअप लेके रखें। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ आगे भी ट्यून रहें, क्योंकि हम आगे की वीडियोज़ में देखने वाले हैं कि डॉकर क्या होता है और उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। होप यू आर फाइन एंड लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।